और एक बार से स्वागत है आप सभी का स्नैप्स लेट्स लर्न अकेडमी में। ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन कैसे किया जाता है और डिज़ाइनिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइनिंग में, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल और उसके स्पेसिफिकेशन को लेके। यानी कि किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले उस सिस्टम का गोल डिफाइंड होना चाहिए और उसके बारे में पूरी जानकारी, स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए। जब हाईएस्ट लेवल ऑफ डिज़ाइन होता है किसी भी सिस्टम का, वो सबसे पहले अफेक्ट होता है उसके हार्डवेयर और उसके सिस्टम के प्रकार के बारे में। यानी कि किस प्रकार का सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं और किस प्रकार का हार्डवेयर हमने इस्तेमाल किया हुआ है उस सिस्टम को बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। At the highest level, the design of the system will be affected by the choice of hardware and the type of system. So, what type of system we are going to design and what kind of hardware we are using. So, it will affect the design of a system. So, किस प्रकार का हार्डवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है और किस प्रकार का सिस्टम हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, इससे डिज़ाइन सिस्टम के डिज़ाइन को अफेक्ट होता है। यानी कि अच्छा बनता है या बुरा बनता है, यानी कि सिस्टम डिज़ाइन अच्छा होगा या नहीं होगा, ये निर्भर करता है हार्डवेयर और टाइप ऑफ सिस्टम के ऊपर। अगर से हम किसी भी प्रकार का ट्रेडिशनल डेस्कटॉप या लैपटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन या रियल टाइम एप्लीकेशन बना रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड या रियल टाइम सिस्टम बनाना हो, डेस्कटॉप सिस्टम्स या मोबाइल सिस्टम्स को बनाना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हाईएस्ट लेवल ऑफ डिज़ाइन को बनाना पड़ेगा, जो कि हार्डवेयर और टाइप ऑफ सिस्टम के ज़रिए हम चुन सकते हैं कि किस प्रकार का डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो जानकारियाँ होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, वो आवश्यकताएं सेलेक्ट करना, उसको स्पेसिफाई करना बहुत ही कठिन काम होता है। और इन रिक्वायरमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, दो प्रकार से इसको हम विभाजित करते हैं। यानी यूज़र रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बोल के हम डिवाइड करते हैं, जिसे यूज़र गोल और सिस्टम गोल कहा जाता है। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले यूज़र गोल्स के बारे में, जिसे यूज़र रिक्वायरमेंट्स भी बोलते हैं। तो हर यूज़र चाहता है कि उसका जो सिस्टम हो वो कन्वीनियंट टू यूज़ हो, यानी वो आसान हो, ठीक है, समझ में आसानी से आए, आसानी से सीख सके, आसानी से इसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है, सुरक्षित हो, तेज हो, भरोसे के काबिल हो। तो ये यूज़र गोल्स है, यूज़र रिक्वायरमेंट्स है। अब जब भी हम सिस्टम बनाते हैं, कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाता है, सिस्टम डेवलप करता है, तो वो यूज़र कन्वीनियंस को भी मद्देनज़र रखते हुए सिस्टम को डिज़ाइन करता है। कन्वीनियंट टू यूज़ हो, ठीक है, ईजी टू लर्न हो, ईजी टू यूज़ हो, इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी सेफ, इट शुड बी फास्ट। सो दीज आर द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स अगर से बात करेंगे, सिस्टम गोल्स यानी डिज़ाइन कैसे हो, इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स कैसे हो, ठीक है। सिस्टम के नज़रिए से देखा जाए तो उसका डिज़ाइन हमेशा इजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन करने में भी आसानी हो, उसको मेंटेन करने में भी आसानी हो, यानी रीयूज़ेबिलिटी हो, ठीक है, ऑपरेट करने में आसानी हो, और जो सिस्टम हो वो फ्लेक्सिबल हो, रिलायबल हो, किसी भी प्रकार के एरर से ग्रस्त ना हो, यानी एरर फ्री हो, इफ़िशेंट हो। सो ये सारे जो है ये रिक्वायरमेंट्स है सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कोई सिस्टम हम बनाते हैं तो उसका डिज़ाइन आसान होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन आसान होना चाहिए,
आसानी से मेंटेन करने आना चाहिए, ऑपरेट करने के लिए आना चाहिए, जिससे क्या होगा, हम ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें रिलायबिलिटी भी रहेगा, किसी प्रकार के एरर नहीं रहेंगे और वो सिस्टम इफ़िशेंट भी रहेगा। ठीक है, जिसके लिए दो यहाँ पे टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। एक होता है मैकेनिज़्म और दूसरा होता है पॉलिसी। ये दोनों की बहुत आवश्यकता होती है। मैकेनिज़्म क्या डिटरमाइन करता है, हाउ टू डू समथिंग, ठीक है, हाउ टू डू समथिंग, और पॉलिसी डिटरमाइन करता है व्हाट विल बी डन, कैसे कुछ किया जा सके, वो मैकेनिज़्म बताता है। मैकेनिज़्म मान लीजिए कि एक कार है, ठीक है, तो कार क्या करता है, कार का मैकेनिज़्म बताता है कि कार कैसे चलेगा, ठीक है, मैकेनिज़्म उसके पुर्जे जो होते हैं, हाउ टू डू समथिंग, वो चलेगा, एक्सेलरेटर दोगे तो चलेगा, ब्रेक पे पैर रखोगे तो वो रुकेगा, तो वो मैकेनिज़्म है। तो ये बताता है हाउ टू डू समथिंग, राइट। सो काम को कैसे करना है ये बताता है। मगर पॉलिसी क्या डिटरमाइन करता है कि कौन सा काम कैसे करना है, व्हाट विल बी डन, क्या करना है ये बताया जाता है पॉलिसी में, राइट। कैसे करे वो मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, कैसे करे मैकेनिज्म होता है, क्या करना है वो पॉलिसी बताता है, ठीक है। तो जब पॉलिसी और मैकेनिज्म दोनों सेपरेट है तब हम फ्लेक्सिबिलिटी पा सकते हैं। द सेपरेशन ऑफ पॉलिसी एंड मैकेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त करने के लिए आपका पॉलिसी और मैकेनिज्म अलग अलग होना चाहिए। सो पॉलिसीज आर लाइकली टू चेंज अक्रॉस द प्लेस ओवर टाइम, यानी पॉलिसी को हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कार का यहाँ पे, ठीक है, तो कार है तो आप चाहे 10 के स्पीड से भगाओ, 100 के स्पीड से भगाओ, 150 के स्पीड से भगाओ, ये मैकेनिज्म चलेगा, है ना। तो पॉलिसी क्या बताता है, कहाँ पे चलाना है, राइट, कहाँ पे चलाना है, 10 का स्पीड कहाँ होना चाहिए, 20 का, 50 का, 100 का, 150 का, कहाँ पे होना चाहिए, व्हाट विल बी डन, ये पॉलिसी बताता है, ठीक है। सो इन वर्स्ट केस ईच चेंज इन पॉलिसी वुड रिक्वायर अ चेंज इन अंडरलाइंग मैकेनिज्म, यानी वर्स्ट केस की बात करेंगे तो जो भी चेंजेस पॉलिसी में होते हैं वो पॉलिसी क्या रिक्वायर करता है, जो पॉलिसी में बदलाव होते हैं वो बदलाव हमारे मैकेनिज्म में भी हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि कहीं पे बोर्ड है, ठीक है, 50 किलोमीटर का स्पीड ही आपको मेंटेन करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी है, यानी उस रोड के ऊपर 50 से ज़्यादा नहीं चला सकते हैं, तो आपको 50 के स्पीड से आपके कार को चलाना पड़ेगा, ठीक है। हाईवे आया है, वहाँ पे जैसे कि एयरपोर्ट रोड है, हाईवे है, आउटर रिंग रोड्स वगैरह है, सो मिनिमम 100-120 स्पीड आप चला सकते हैं या उससे ज़्यादा भी चला सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पॉलिसी अलग है, तो इसीलिए बोला गया अक्रॉस प्लेसेस ओवर टाइम पॉलिसी इज लाइकली टू चेंज, राइट। A general mechanism flexible enough to work across the range of policies is preferable. So जो मैकेनिज़्म है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि गाड़ी 20 का स्पीड, 50 का, 100 का, 150 का चलना चाहिए। अक्रॉस द रेंज ऑफ पॉलिसी इज़ प्रिफरेबल, यानी जहाँ पे जितने स्पीड से मैं चलाना चाहता हूँ वैसे चला सकूँ, 50 के स्पीड से भी 100 का स्पीड वाला अगर से कोई रोड है तो वहाँ पे 150 के स्पीड के रोड को, यानी कि हाईवे पे, ठीक है। तो ये अलग अलग हाईवेज़ है, ये मान लीजिए सिटी का रोड है जहाँ पे 50 का स्पीड लिमिट है, कोई हाईवे है 100 स्पीड चला सकते हैं, कोई हाईवे है वहाँ पे 150 चला सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, रेंज ऑफ पॉलिसी आप प्रिफर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका मैकेनिज़्म फ्लेक्सिबल रहना चाहिए काम करने के लिए,
ठीक है। तो इसीलिए हम मैकेनिज़्म और पॉलिसी को अच्छा कब मानते हैं और फ्लेक्सिबल कब मानते हैं, जब आपका मैकेनिज़्म अलग हो, पॉलिसी अलग हो। ठीक है। अच्छा कब नहीं मानते हैं, जब आपका मैकेनिज़्म और पॉलिसी दोनों इंटीग्रेटेड हो, यानी कि स्पीड लिमिट आपने सेट किया हुआ है 50, अगर से रोड खाली भी है, वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 120-30 के स्पीड से आप चला सकते हो इस लेन में, फिर भी आपका गाड़ी 50 के स्पीड से ही चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका पॉलिसी और आपका मैकेनिज़्म दोनों सेट है। ठीक है, 50 के ऊपर नहीं जाएगा। सो इसको हम फ्लेक्सिबल नहीं बोलते हैं। ओके। So one important principle is to separation of policy from mechanism. So if we separate it, it is good and flexible, and if we don't separate it, it's not good. So once the designing gets complete, मतलब एक बार अगर से आपका सिस्टम का डिज़ाइन कंप्लीट होता है तो आप इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को जा सकते हैं। सो वंस द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिज़ाइन, it must be implemented because OS are collection of many programs. So operating system क्या है? बहुत सारे प्रोग्राम का समूह है। written by many people over a long period of time, यानी बहुत सारे लोगों द्वारा लिखा गया, बहुत लंबे समय में बनाया गया हुआ, यानी कि बहुत सारा समय लगता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए या एक सिस्टम को बनाने के लिए। ठीक है। और बहुत सारे लोग उस पर काम करते हैं, तब जाके एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर पाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम आर कलेक्शन ऑफ मेनी प्रोग्राम्स रिटन बाय मेनी people over a long period of time. It is difficult to make a general statement about how they are implemented. तो शुरुआत के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता था, मगर आज के ऑपरेटिंग सिस्टम को हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, जैसे कि सी हो, C++ हो, या कुछ स्मॉल अमाउंट के सिस्टम कोड को असेंबली लैंग्वेज में भी लिखा जाता है, मगर ज़्यादातर कोड क्या है, C++ जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में कोड को लिखा जाता है, मगर पुराने ज़माने में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल ही किया जाता था। एडवांटेजेस क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस हम इस्तेमाल करते हैं तो कोड को बहुत ही फास्ट लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट तरीके से लिख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं और उसको डिबग कर सकते हैं। पोर्टिंग के लिए भी आसान होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए MS-DOS को लिखा गया था इंटेल 80888 असेंबली लैंग्वेज में, यानी असेंबली लैंग्वेज में जब लिखा गया था, ये इंटेल 808 प्रोसेसर के लिए लिखा गया था और ये सिर्फ इंटेल फैमिली के CPU पर ही चल सकता है। अगर से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो इसको C में लिखा गया है और इसको नंबर ऑफ़ CPU में हम रन कर सकते हैं, चाहे वो इंटेल का 80X86 फैमिली का हो, मोटरोला का हो, स्पार्क का हो, MIPS का हो, सभी प्रकार के CPU पर हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए और कैसे उस प्रॉब्लम को हम हल कर सकते हैं, पॉलिसी और मैकेनिज़्म क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। So thank you for watching. See you in next lecture. Thank you.